दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी के एक टॉपिक अर्थात संघ लोक सेवा आयोग, जिसको शॉर्टकट में कहेंगे यूपीएससी। उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संघ लोक सेवा आयोग के इतिहास के बारे में। यूपीएससी का पूरा नाम क्या होता है? हमारे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अर्थात संघ लोक सेवा आयोग कहेंगे। भारत में क्या है, योग्यता आधारित सिविल सेवा की अवधारणा 1854 में ब्रिटिश संसद की एक समिति थी, प्रवर समिति। उसकी जो मैकाले की रिपोर्ट के बाद सामने आई थी। तो ये इतिहास के बारे में बता रहे हैं। जो हमारी आईएएस की परीक्षा है, जो किस तरह शुरू हुई थी। तो भारत की बात करें तो भारत में योग्यता आधारित सिविल सेवा, कैसी योग्यता आधारित सिविल सेवा की शुरुआत कब हुई थी? 1854 में। 1854 में लॉर्ड मैकाले ने एक रिपोर्ट पेश की थी। किसने? लॉर्ड मैकाले ने एक रिपोर्ट पेश की थी 1854 में। और लॉर्ड मैकाले ने कहा ये पेश की थी ब्रिटिश संसद की प्रवर समिति के सामने। ठीक है, तो आप ये चीज़ें याद रखेंगे कि ये शुरुआत कैसे हुई। लॉर्ड मैकाले की एक रिपोर्ट थी, कब? 1854 में। रिपोर्ट कहाँ पेश की गई? ब्रिटिश संसद की प्रवर समिति के सामने। इसी के बाद से जब योग्यता आधारित सिविल सेवा की शुरुआत मानी जाती है। अब बात करते हैं लॉर्ड मैकाले की जो रिपोर्ट थी, तो उस रिपोर्ट में लिखा हुआ क्या था। लॉर्ड मैकाले की जो रिपोर्ट थी उसमें ये कहा गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो संरक्षण आधारित प्रणाली है, तो आप ये भी समझते होंगे संरक्षण आधारित प्रणाली का मतलब होता है कि हम कहें उसको अधिकारी बना दो। अर्थात जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऊंचे अधिकारी या गवर्नर जनरल चाहते थे, उनको ऊंचे पदों पर अधिकारी बना दिया जाए। तो लॉर्ड मैकाले कहते हैं कि इस चीज़ को तो बंद किया जाना चाहिए कि जैसे जो गवर्नर जनरल कहे या ऊंचे अधिकारी कहे, उसको अधिकारी बनाने वाली बात को तो बंद करो। और फिर क्या करो, तो फिर कि उसके स्थान पर प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करो। क्या करो? प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करो और उसके आधार पर प्रवेश लो। और प्रवेश किस आधार पर होना चाहिए? योग्यता आधारित। कैसा होना चाहिए? योग्यता आधारित होना चाहिए। और इस आधार पर सिविल सेवा प्रणाली को लागू किया जाना चाहिए। तो इस मैकाले की जो रिपोर्ट थी उसमें क्या कहा गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो संरक्षण आधारित प्रणाली है, उसके स्थान पर प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा प्रवेश के साथ योग्यता आधारित स्थायी सिविल सेवा प्रणाली को लागू किया जाना चाहिए। और इसी उद्देश्य से 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना की गई। कहाँ पे? लंदन में। और प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा 1855 से शुरू कर दी गई। 1854 में तो सिविल सेवा आयोग की स्थापना की गई और 1855 से ये परीक्षा लगनी शुरू हो गई। शुरू की बात करें तो शुरू में भारतीय सिविल सेवा के लिए परीक्षाओं का आयोजन कहाँ किया जाता था? सिर्फ लंदन में किया जाता था, जिसके लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु कितनी थी? 23 वर्ष। आप ये देख सकते हैं कि अधिकतम आयु कितनी थी? 23 वर्ष। और हमारे यहाँ पे 23 वर्ष की उम्र में तो बच्चे समझ ही नहीं पाते कि जिंदगी में क्या करना है, जबकि उस समय 23 वर्ष की आयु में तो परीक्षा की अधिकतम आयु कर देते थे कि इसके बाद परीक्षा नहीं दे सकते। तो आप देख सकते हैं 18 वर्ष 23 वर्ष, तो भारतीय के लिए तो 23 वर्ष बहुत बहुत कम होती थी। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं 23 वर्ष को याद रखेंगे। फिर आगे बात करें कि पाठ्यक्रम का निर्धारण भी इस प्रकार किया गया था कि इसमें सर्वाधिक अंक क्या है? यूरोपियन क्लासिकी के थे। यूरोपियन क्लासिकी का अर्थ होता है कि यूरोपियन साहित्य, यूरोपियन कला संस्कृति, यूरोप का इतिहास। तो जो भारतीय मूल के होते थे उनको यूरोप के इतिहास के बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं थी। और जब वो लंदन जाते थे परीक्षा देने तो लगभग फेल हो जाते थे। क्यों? क्योंकि उनकी जो गहराइयाँ थी उन गहराइयों को भारतीय मूल के लोग नहीं जानते थे, जिससे क्या है कि जो भारतीयों के लिए ये परीक्षा और भी ज़्यादा कठिन हो गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय इस परीक्षा में हार जाएंगे और भारतीय कभी सिलेक्ट ही नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। फिर रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। वो पहले भारतीय बने जिन्होंने क्या है 1864 में सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर इंटेलिजेंट लोगों की कहीं कमी नहीं है। यदि बस देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं होगी। अर्थात भारतीयों के द्वारा भी ये परीक्षा तो पास की जानी शुरू की गई। तो 1864 में पहली बार किसने ये परीक्षा पास की? रविंद्रनाथ टैगोर के भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर ने। फिर पहले विश्व युद्ध और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इसके बाद क्या है 1922 में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन कहाँ किया गया? भारत में होने लगा।
पहले विश्व युद्ध और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था, आपको पता 1919 के। तो उसके बाद 1922 से क्या किया जाने लगा, जो भारतीय सिविल सेवा परीक्षा है इसका आयोजन कहाँ करने लगे, भारत के अंदर। इससे पहले कहाँ होता था वो परीक्षा, लंदन में होती थी। पहले तो क्या होता था, लंदन जब परीक्षा देने जाते थे तो पर वो लंदन इतनी दूर पड़ता था कि जो इंटेलिजेंट होते थे उनके पास इतना पैसा ही नहीं होता था कि वो लंदन जाके उस परीक्षा को दे सके। अब 1922 से कहाँ आयोजित होने लगे परीक्षा, भारत में। भारत में सबसे पहले इलाहाबाद में, बाद में फेडरल लोक सेवा आयोग की स्थापना के साथ ही क्या दिल्ली में भी इन परीक्षाओं का आयोजन होना शुरू हो गया। तो समझ गए होंगे आप, सबसे पहले भी परीक्षा कहाँ आयोजित हुई, इलाहाबाद में। फिर फेडरल लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, फिर दिल्ली में भी इस तरह की परीक्षाएं शुरू हो गई। और जो लंदन में हो रही परीक्षा का आयोजन सिविल सेवा आयोग ही कर रहा था। जो लंदन में हो रही थी परीक्षा, इसका आयोजन सिविल सेवा आयोग ही कर रहा था। फिर बात करें शाही पुलिस की, तो शाही पुलिस में भारतीयों का प्रवेश 1920 के बाद ही शुरू हुआ था। जो राजा शाही होते हैं या गवर्नर जनरल, या फिर जो ब्रिटेन के अंदर जो पुलिस होती थी शाही पुलिस, उसमें भारतीय का प्रवेश 1920 के बाद से शुरू हो गया। भारतीय ब्रिटिश सरकार ने 1864 में शाही वन विभाग की शुरुआत की थी। किसकी, 1864 में शाही वन विभाग की शुरुआत की। और शाही वन विभाग के मामलों के सुनियोजन के लिए 1867 में शाही वन सेवा का गठन किया जाने लगा। किसका गठन किया जाने लगा, 1867 में शाही वन सेवा का गठन किया जाने लगा। आज़ादी के बाद अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के तहत 1966 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की गई। तो आप ये तो पता होगी आपको, अखिल भारतीय सेवाएं 3 होती है, IAS, IPS और IFS। FS का मतलब होता है फॉरेस्ट सर्विस। तो ये भारतीय वन सेवा की शुरुआत कब की गई, 1966 में। तो आप इन चीज़ों को याद रखेंगे कि 1919 का जो अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम, उसके पारित होने के साथ भारत में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की अध्यक्षता में संचालित शाही सेवाएं 2 भागों में बट गई, अर्थात अखिल भारतीय सेवाएं और केंद्रीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं तो क्या होती है, जो टॉप क्लास की सेवाएं होती है, और केंद्रीय सेवाएं कौन सी होती है, जो हमारे सेंटर की नौकरियां होती है वो। तो ये भी आप याद रखेंगे इस चीज़ को, कौन सी, कि 1966 से आई थी हमारी भारतीय वन सेवा, अर्थात IFS की सेवा क्या थी कि 1966 से अखिल भारतीय सेवाओं में शामिल की गई थी। उससे पहले अखिल भारतीय सेवाएं केवल 2 हुआ करती थी, कौन सी, IAS और IPS। अब भारत में लोक सेवा आयोग का उद्गम की बात करें। भारत में लोक सेवा आयोग का उद्गम भारतीय संवैधानिक सुधारों पर भारत सरकार के 5 मार्च 1919 की प्रथम विज्ञप्ति में आया था। ठीक है, जिसमें क्या था, जिसमें एक ऐसे स्थायी कार्यालय की स्थापना करने की आवश्यकता का उल्लेख किया गया था जिसे सेवा मामलों के विनियमन का कार्यभार सौंपा जा सके। अर्थात ये 5 मार्च 1919 का एक विज्ञप्ति आई जिसमें ये बात की गई कि एक ऐसा कार्यालय बनाएंगे हम जो जो नौकरियां होती है ना, उसके कंट्रोल का, उसके विनियमन का सारा काम क्या है उस आयोग को या उस संस्थान को देंगे। तो ये कब आया था विज्ञप्ति, ये हमारे 5 मार्च 1919 को आई थी। फिर उच्च सिविल सेवाओं पर बने रॉयल आयोग, अर्थात जो ली आयोग था, इसने 1924 में अपनी रिपोर्ट दी और सिफारिश की कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत विचार किए गए जो सांविधिक लोक सेवा आयोग है, इसकी स्थापना बिना देरी के की जाए। अर्थात जो हमारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम था, जिसको हम भारत सरकार अधिनियम 1919 कहते हैं, उसमें कहा गया था कि एक ऐसा संस्थान बनाया जाना चाहिए जो क्या करेगा, जितनी भर्तियां होती है उसको निष्पक्ष तरीके से कराया जाए। तो वो संस्थान बन नहीं रहा। तो फिर ली आयोग या रॉयल आयोग था, उसने कहा 1924 में कि जब पहले 1919 में कह ही दिया है तो उसकी स्थापना बिना देरी के करो, फटाफट करो उस चीज को। तो हमारे ली आयोग या रॉयल आयोग ने भी यही बात कही। फिर जो ली आयोग की सिफारिश है, उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को की गई थी। कब, 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, जिसमें 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य थे। क्या थे, 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य थे। इस समय क्या, यूनाइटेड किंगडम के गृह सिविल सेवा के एक सदस्य सर रॉस बार्कर आयोग के पहले अध्यक्ष बनते हैं। कौन, सर रॉस बार्कर के आयोग के पहले अध्यक्ष बनते हैं। कौन, तो ये याद रखना, सर रॉस बार्कर का नाम आप याद रखना, आयोग के पहले अध्यक्ष बनते हैं। अब बात करते हैं आगे। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में लोक सेवा आयोग के कार्यों का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया था।
कि लोक सेवा आयोग तो बनाया जाएगा, लेकिन वह कौन कौन से कार्य करेगा, किस प्रकार की भर्ती होगी, किस प्रकार से उसकी जिम्मेदारी होगी, इसके बारे में उसमें कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया था। एक मिनट। तो आगे बात करते हैं हम। भारत सरकार अधिनियम 1935 है। क्या भारत सरकार अधिनियम 1935 में फेडरेशन के लिए लोक सेवा आयोग और प्रत्येक प्रांत और प्रांतों के समूह के लिए प्रांतीय लोक सेवा आयोग पर विचार किया गया। क्या किया गया? फेडरेशन के लिए तो क्या किया गया? लोक सेवा आयोग, अर्थात जो सेंटर की बात कर रहे हैं, फेडरेशन मतलब बड़े संघ की, तो इसके लिए तो लोक सेवा आयोग बनाया गया। और प्रत्येक प्रांत या प्रांतों के समूह होते हैं, उसके लिए प्रांतीय लोक सेवा आयोग पर विचार किया गया। फिर क्या हुआ? भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1937 से प्रभावी होने के साथ ही लोक सेवा आयोग क्या बन गया? फेडरल लोक सेवा आयोग बन गया। कब बन गया? 1 अप्रैल 1937 से जो लोक सेवा आयोग था इसको किस में चेंज कर दिया? फेडरल लोक सेवा आयोग में। फिर 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान के प्रारंभ के साथ ही संविधान के अनुच्छेद 378 के खंड 1 के आधार पर, किसके? अनुच्छेद 378 खंड 1 के आधार पर क्या हुआ? हमारे फेडरल लोक सेवा आयोग को संघ लोक सेवा आयोग के रूप में पहचाना जाने लगा। और फेडरल लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य संघ लोक सेवा के अध्यक्ष और सदस्य बन गए। और बात करें रॉयल आयोग को ही ली आयोग भी कहते हैं। तो उन्होंने झड़पी दी थी, जब 1919 में कही दिया था तो 1924 तक भी आप नहीं बना रही, इसका क्या कारण है तो पता लगाओ। तो अब बात करें, अब हमारे यहाँ क्या है? यूपीएससी की स्थापना, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना हो गई है। अब संघ लोक सेवा आयोग की बात करते हैं। एक संवैधानिक आयोग है, अर्थात संविधान में इसका उल्लेख है। और इसका गठन किसके द्वारा किया जाता है? इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नियुक्ति की बात करें हम तो अनुच्छेद 316 के अनुसार यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति क्या है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। पुनर्नियुक्ति की बात करें तो अनुच्छेद 316 के अनुसार यूपीएससी का सदस्य पदावधि की समाप्ति पर उसी पद पर नहीं हो सकता। तो आप ये समझते होंगे, उसी पद पर वह पुनर्नियुक्त नहीं हो सकता। वैसे आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं, जैसे ये हमारा आरपीएससी है, क्या आरपीएससी है? आरपीएससी मतलब हमारे राज्य का मामला है। इसमें एक तो अध्यक्ष होता है और एक क्या होता है? सदस्य। एक बार इनका कार्यकाल खत्म हो गया तो ये क्या क्या कर सकते हैं? ये हमारे यूपीएससी है। क्या? यूपीएससी। इसमें भी एक तो अध्यक्ष होगा और एक सदस्य होगा। ठीक है, तो आरपीएससी का अध्यक्ष क्या कर सकता है? आरपीएससी का अध्यक्ष यूपीएससी का सदस्य भी बन सकता है और यूपीएससी का अध्यक्ष भी बन सकता है। ये याद रखेंगे आप कि आरपीएससी का जो अध्यक्ष है वो यूपीएससी का अध्यक्ष भी बन सकता है। क्यों? क्योंकि यूपीएससी बड़ा मामला है, तो छोटा वाला आदमी बड़ा वाला आदमी तो बन सकता है। यूपीएससी का अध्यक्ष भी बन सकता है और सदस्य बन सकता है। लेकिन यह है आरपीएससी का अध्यक्ष कभी भी आरपीएससी का सदस्य नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि सदस्य एक छोटा मामला है, तो बड़ा मामला मिलने के बाद छोटा मामला नहीं बनेगा। उसी तरह आरपीएससी का ये सदस्य, ये क्या है? सदस्य। सदस्य आरपीएससी का अध्यक्ष भी बन सकता है, यूपीएससी का सदस्य बन सकता है और यूपीएससी का अध्यक्ष भी बन सकता है। अब तीसरा देखें, ओपीएससी। क्या? ओपीएससी का मतलब होता है दूसरे किसी भी राज्य का अदर पब्लिक सर्विस कमीशन। इसमें भी अध्यक्ष होता है, इसमें सदस्य भी होता है। तो आरपीएससी का सदस्य क्या? दूसरे किसी भी आयोग का अध्यक्ष भी बन सकता है, लेकिन सदस्य दूसरे आयोग का सदस्य नहीं बन सकता। ये भी आप समझेंगे। जो आरपीएससी का अध्यक्ष है, ये अध्यक्ष दूसरे जो ओपीएससी है उसका अध्यक्ष तो बन सकता है, लेकिन उसका सदस्य नहीं बन सकता। ये भी आप याद रखेंगे। अब यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी का सदस्य न तो आरपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है, न ही सदस्य बन सकता है, न ही ओपीएससी का सदस्य बन सकता है, न ही अध्यक्ष बन सकता है। वह केवल सदस्य केवल यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है, इसके अलावा कोई भी पद धारण नहीं कर सकता। अब रही अध्यक्ष की बात, तो यूपीएससी का अध्यक्ष किसी भी पद के लिए पात्र नहीं होगा। एक बार यूपीएससी का अध्यक्ष बन गया तो वो दोबारा कभी किसी पद पे नहीं जाएगा। तो आप ये थोड़ा थोड़ा समझ गए होंगे। यदि नहीं समझोगे तो थोड़ा रिवाइंड करके एक बार वापस देख लें कि आरपीएससी का सदस्य आरपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है,
यूपीएससी का सदस्य भी बन सकता है, यूपीएससी का अध्यक्ष भी बन सकता है। ओपीएससी अर्थात अदर पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब दूसरे राज्य का पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसका अध्यक्ष बन सकता है लेकिन सदस्य नहीं बन सकता। वैसे आरपीएससी का अध्यक्ष है, ना तो आरपीएससी का सदस्य बन सकता है, ना किसी ओपीएससी का सदस्य बन सकता है, वह ओपीएससी का अध्यक्ष जरूर बन सकता है, और यूपीएससी का सदस्य भी बन सकता है और अध्यक्ष भी बन सकता है। वैसे यूपीएससी का जो सदस्य है वह किसी का भी सदस्य नहीं बन सकता। आरपीएससी का न तो अध्यक्ष बन सकता है, न सदस्य बन सकता है। ओपीएससी का न सदस्य बन सकता है, न अध्यक्ष बन सकता है। वह केवल यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है, और यूपीएससी का अध्यक्ष कुछ भी नहीं बन सकता। वह एक बार बन गया तो बात खत्म हो जाती है। तो आपको ये चीज़ तो समझ में आई होगी, और समझ में नहीं आई तो एक बार रिवाइंड करें और एक बार और देख लें। तो कार्यकाल देखते हैं हम इसकी। यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 साल और 65 साल होता है, जो भी आयु पहले हो। त्यागपत्र की बात करें, अनुच्छेद 316 के अनुसार यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। यूपीएससी का अध्यक्ष और सदस्य क्या अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं 316 के अनुसार। योग्यता की बात करें तो अनुच्छेद जो यूपीएससी में संविधान में यूपीएससी के अध्यक्ष सदस्यों की योग्यता का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, अर्थात किस आधार पे यूपीएससी के सदस्य और अध्यक्ष को चुना जाएगा। बस ये लिखा गया है कि कम से कम आधे सदस्य क्या 10 साल का प्रशासनिक अनुभव रखेंगे, अर्थात उनकी आईएएस की नौकरी या फिर सरकार के अंदर 10 साल तक उनकी नौकरी होनी चाहिए। अब बात करें वार्षिक प्रतिवेदन की, कि अनुच्छेद 323 के अनुसार यूपीएससी अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपती है, और राष्ट्रपति इस प्रतिवेदन को संसद में रखवाता है। यूपीएससी क्या करेगी? अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपेगी, और राष्ट्रपति क्या करेगा? इस प्रतिवेदन को संसद में रखवाएगा। फिर निलंबन की बात करें, सस्पेंशन की बात करें, तो अनुच्छेद 317 के अनुसार यूपीएससी के अध्यक्ष सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किया जा सकता है। तो निलंबन की बात करें तो निलंबन क्या है? यूपीएससी के अध्यक्ष सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित भी किया जा सकता है। अब बात करें निष्कासन करने की और पद से हटाने की क्या प्रक्रिया है। यूपीएससी के जो सदस्य और अध्यक्ष है, इनको राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जा सकता है 317 अनुच्छेद के अनुसार। अनुच्छेद 317 के अनुसार यूपीएससी के सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है या फिर निलंबित किया जा सकता है। अब पद से हटाने के क्या आधार है? पद से हटाने के क्या आधार है तो वो देख लेते हैं। कदाचार, असमर्थता। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे, कदाचार के मामले में तो राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की जांच कराई जाएगी, और अन्य मामले में किसी भी जांच कराने की जरूरत नहीं है, राष्ट्रपति वैसे ही हटा देगा। अर्थात दिवालियापन, असमर्थता, लाभ का पद और मानसिक और शारीरिक अक्षमता, इन मामलों में तो राष्ट्रपति को कोई जांच कराने की जरूरत नहीं है, वह बिना जांच करे भी उसको सदस्य को या अध्यक्ष को पद से हटा सकता है, और लगभग सभी आयोगों में यही नियम काम करता है। अब वेतन की बात करें, अनुच्छेद 112 के अनुसार यूपीएससी के सदस्यों का वेतन और भत्ते क्या है? भारत की संचित निधि पे भारित है, क्योंकि 112 में क्या है? निधियां है, संचित निधि। अनुच्छेद 318 के अनुसार देखें तो यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति के बाद उनकी शर्तों में, सेवा की शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकता, अर्थात उनके वेतन और भत्ते कम नहीं किए जा सकते। अब सबसे महत्वपूर्ण, यूपीएससी काम क्या करता है? तो यूपीएससी के द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बारे में बात करें तो यूपीएससी के कार्यों का निर्धारण कौन करता है? संसद। यूपीएससी कार्यों का निर्धारण कौन करता है? संसद के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 320 के तहत अन्य बातों के साथ साथ सिविल सेवाओं और पदों के लिए भर्ती संबंधी सभी मामलों में आयोग का परामर्श लिया जाना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये लिखा हुआ है 320 के अंदर कि जो सिविल सेवाएं हैं और दूसरे पद है, उनकी भर्ती संबंध में यदि कोई परामर्श लेना है तो यूपीएससी से ही लेना है। वो किससे लेना है? यूपीएससी से ही लेना है, और किसी से परामर्श नहीं लिया जाएगा। अनुच्छेद 320 में ही क्या लिखा गया है? इसके तहत आयोग के क्या क्या कार्य हैं? संघ के लिए सेवाओं में नियुक्ति हेतु परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा, अर्थात जो सेंटर है, सेंटर में कई परीक्षाएं ऐसी होती है जो यूपीएससी के द्वारा ही ली जाती है। इंटरव्यू के द्वारा यदि सीधा चयन करना है तो वो भी यूपीएससी ही लेगी। प्रमोशन, प्रतिनियुक्ति, आमेलन, इनके द्वारा अधिकारियों की नियुक्ति करता है तो ये भी यूपीएससी ही करता है। सेंटर की बात करें, सेंटर की नौकरियां,
सरकार के अधीन विभिन्न सेवाओं और पदों के लिए भर्ती नियम तैयार करता है और उनमें संशोधन भी करवाता है। विभिन्न सिविल सेवाओं से संबंधित अनुशासनिक मामले हैं, उनके मामलों में भी जो यूपीएससी कार्य करता है। जैसे समझ गए ना, अनुशासनिक मामले अर्थात यदि कोई आईएएस अधिकारी या सेंटर का कोई भी अधिकारी गलत करप्ट प्रैक्टिस करता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, किस तरह कार्रवाई होनी चाहिए, ये यूपीएससी की सलाह ली जाती है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो आयोग को प्रेषित कोई भी मामला है उस मामले में सरकार को परामर्श देता है कौन, यूपीएससी। अब बात करते हैं यूपीएससी के मामले में कि संविधान में क्या क्या लिखा गया है। लोक सेवा आयोग के संवैधानिक उपबंध की बात करें तो यूपीएससी के बारे में अनुच्छेद 315 से 323 तक लिखा गया है। 315 में क्या लिखा हुआ है कि संघ के लिए तो एक लोक सेवा आयोग और हर राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग हुआ है। अनुच्छेद 316 में लिखा हुआ है संघ के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि कितनी होगी। 317 में लिखा हुआ है कि जो यूपीएससी है तो यूपीएससी के सदस्यों को पद से हटाए जाने और निलंबित किए जाने का उल्लेख है। इसमें इस यूपीएससी के सदस्य है उनको पद से हटाए जाने और निलंबित किए जाने का उल्लेख है 317 में। 318 में क्या लिखा हुआ है, यूपीएससी के सदस्यों और कर्मचारी है ना, उनकी जो रिटायर्ड की बात करें, सदस्यों रिटायर्ड की सेवा शर्तों के बारे में विनिमय बनाने की शक्ति का उल्लेख किया गया है कि यूपीएससी के जो सदस्य होंगे और कर्मचारी होंगे सारे, उनकी क्या सेवा शर्तें होंगी, क्या नियम होंगे, उसके बारे में 318 अनुच्छेद में बताया गया है। 319 अनुच्छेद में क्या लिखा गया है कि यूपीएससी के सदस्यों के द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध, क्या अर्थात यूपीएससी के सदस्यों को पद से हटा दिया जाए तो हटाने के बाद कौन कौन से काम वो नहीं कर सकते उसके बारे में बताया गया है। अर्थात रिटायरमेंट के बाद क्या क्या होना चाहिए। यूपीएससी का अध्यक्ष केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधीन किसी भी तरह के नियोजन का पात्र नहीं होगा, अर्थात वह किसी भी प्रकार की नौकरी नहीं करेगा एक बार रिटायर हो गया तो। ये बातें देख रहे हैं हम कौन को 319 के अंदर। दूसरा, किसी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष यूपीएससी का अध्यक्ष और सदस्य के रूप में या अन्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हो सकता है, लेकिन केंद्र सरकार या राज्य सरकार की किसी भी तरह की नौकरी वो नहीं करेगा। तीसरी बात है, यूपीएससी का सदस्य यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में या किसी राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष के रूप में तो नियुक्त हो सकता है, लेकिन केंद्र या राज्य सरकार के अधीन किसी भी तरह की नौकरी नहीं करेगा। ये भी समझ में आ गया कि यूपीएससी का सदस्य क्या यूपीएससी का अध्यक्ष तो बन सकता है, साथ ही साथ किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग है उसका अध्यक्ष तो बन सकता है, लेकिन कहीं भी जाके वो नौकरी नहीं कर सकता। किसी राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्त हो सकता है, लेकिन केंद्र राज्य सरकार के अधीन किसी भी तरह की नौकरी नहीं करेगा। तो इतना तो कर सकता है, लेकिन वो यही काम नहीं कर सकता एक बार लग गई तो, या फिर रिटायर हो गए तो। अनुच्छेद 320 की बात करें तो अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग के कृत्यों का उल्लेख किया गया है कि लोक सेवा आयोग में जो कर्मचारी है वो कौन कौन से काम करेंगे, कौन कौन से काम नहीं करेंगे। अनुच्छेद 321 में क्या लिखा है कि लोक सेवा आयोग के जो कृत्य हैं उनका विस्तार करने की शक्ति किसके पास है, तो उसकी शक्ति संसद के पास है, इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 322 में लिखा गया है कि लोक सेवा आयोग के खर्चे की बात कर रहे हैं कि इनका खर्चा कौन उठाएगा, तो यूपीएससी के सदस्यों के वेतन भत्ते और पेंशन भारतीय संचित निधि पे भारित होंगे, और राज्य लोक सेवा आयोग के वेतन भत्ते और पेंशन राज्य की संचित निधि पे भारित होंगे, जिस राज्य के वो होंगे। अनुच्छेद 323 की बात करें तो अनुच्छेद 323 में लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन का उल्लेख किया गया है कि संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देगा, राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को देगा। अब अध्यक्ष की बात करें तो संघ लोक सेवा आयोग का वर्तमान अध्यक्ष हमारे मनोज सोनी है जो 2029 तक रहेंगे। अब कुछ खास बातें देख लें थी यूपीएससी की। वर्तमान अध्यक्ष तो देख लिया अपन कौन, मनोज सोनी। यूपीएससी केवल केंद्रीय भर्ती अभिकरण अर्थात जो सेंटर की वैकेंसी है उन्हीं में काम करता है और किसी में भी। यूपीएससी का कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग अर्थात यूपीएससी कर्मचारियों की भर्ती करता है और उनको ट्रेनिंग भी दिलवाता है। यूपीएससी को सेवा में वर्गीकरण, वेतन, कैडर और प्रशिक्षण की कोई अनुमति नहीं है, अर्थात ये सारे काम वह नहीं करेगा, ये केंद्रीय सचिवालय के द्वारा किया जाता है कि भर्ती किस तरह से होगी, कौन सा कैडर, कहाँ ट्रेनिंग दी जाएगी, ये यूपीएससी का काम नहीं है। यूपीएससी के पहले अध्यक्ष सर रोस बारकर थे जो 1926 से 1932 तक रहे थे। आज़ादी के बाद यूपीएससी के पहले अध्यक्ष थे एच के कृपलानी। आज़ादी के बाद पहले अध्यक्ष कौन थे, एच के कृपलानी।
पहली महिला अध्यक्ष की बात करते हैं हमारे R.M. बैथ्यू थी, जो पहली महिला अध्यक्ष थी। वर्तमान में हमारे कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी। 1978 की तक की बात करें तो यूपीएससी की परीक्षा पहले अंग्रेजी भाषा में ही होती थी। 1978 के बाद यूपीएससी की परीक्षा अंग्रेजी हिंदी दोनों भाषाओं में होने लगी 1978 के बाद। तो इस तरह आज हमने यूपीएससी के बारे में सभी पहलुओं को जानने की कोशिश की, यूपीएससी के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश की, यूपीएससी में जो कार्य थे, संवैधानिक प्रावधान, सभी चीज़ों को जानने का प्रयास किया। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो हमारी ये मुहिम है इसको आगे तक बढ़ाया जा सके। धन्यवाद।